आइए बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट लेख की, भारत को ड्रैगन की गंभीर चुनौती। ये जो हमने आज पॉइंट लिए हैं ये राजस्थान पत्रिका में छपे एक लेख के अनुसार हैं और इसमें हमारे खुद के इनपुट भी शामिल हैं। तो आइए बात करते हैं क्या चुनौतियां हैं, क्या खतरा है चाइना को भारत से। इस वर्ष मई माह के शुरुआती दिनों में सिक्किम के निकट नाथुला दर्रे के पास स्थित सीमा पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई। इसके कुछ दिनों के बाद पेंगोक्सू झील जो लद्दाख में है पर सीमा सुरक्षा गार्डों के बीच हुए तनाव के बाद कुछ सैनिकों को अस्पताल भेजना पड़ा। हाल ही में चीनी सैनिक गलवान नदी घाटी क्षेत्र जो लद्दाख में है वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को पार कर भारतीय सीमा में घुस आए थे। भारत चीनी सीमा विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन सैन्य विवाद के अब तक के घटनाक्रम पर नज़र डालें तो पिछले 10 वर्षों के दौरान इस बार जैसा विवाद हुआ वह पहली बार ही देखने को मिला है। अब देखो क्या है विवाद, कितने क्षेत्रों में इसको बांटा गया है, इसको समझ लेते हैं। तो भारत चीनी सीमा विवाद जो है इसको 3 तरह से डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे। भारत चीनी सीमा विवाद इसको 3 तरह से डिवाइड करेंगे, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी इलाका। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो ये अक्साई चीन और लद्दाख का एक भाग माना जाता है। 33,000 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र और इसके कुछ हिस्से हैं वो चीन के पास में हैं, सिंजियोंग को लगते हैं जहाँ पे चीन का कब्जा है। तो पश्चिमी क्षेत्र है जो अक्साई चीन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे चाइना का नियंत्रण और भारत का एक लद्दाख क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र की बात करें तो नेपाल के पश्चिमी हिस्सों से जुड़ा हुआ है और यह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और इस पर भी भारत और चीन के अधिकार को लेकर एक मत नहीं है। भारत और चीन के अधिकार को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। पूर्वी इलाका, और इस पूर्वी इलाके में अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है जिस पर भारत का नियंत्रण है और ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। 90,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, लगभग 35,000 वर्ग मील का क्षेत्र है। तो इस तरीके से 3 तरह से डिवाइड करके अपने इस विवाद को समझा है। पश्चिमी क्षेत्र जो लद्दाख वाला इलाका है, मध्य क्षेत्र जो नेपाल के पास जैसे उत्तराखंड वाला इलाका है, पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी इलाका जो अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो पूर्वी क्षेत्र की है, 90,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी क्षेत्र में 33,000 वर्ग किलोमीटर को मामला लेकर है और मध्य क्षेत्र में 2,000 वर्ग किलोमीटर को लेकर मामला है। उसके बाद में देखो इस मामले को लेकर कई बार संघर्ष भी हुए हैं तो उनको भी समझ लेते हैं। 1962 में भारत और चाइना के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ था और इस युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चाइना के नेता पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के संस्थापक माओ से तुंग थे। इस युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन चाइना को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा। चाइना की पूरे विश्व के सामने छवि जो है वो धूलमिल हो गई। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इन तीनों क्षेत्रों में LAC को सैद्धांतिक रूप से सीमा मान लिया गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को सैद्धांतिक रूप से सीमा मान लिया गया। हालांकि दोनों ही देश इस बात पर एकमत नहीं है कि वास्तविक सीमा रेखा LAC कहाँ स्थित है। तो इसके लेकर काफ़ी विवाद है कि वास्तविक जो सीमा रेखा है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। थोड़ा सा मैप में अगर देखें तो ये लद्दाख वाला क्षेत्र और इस पूरे क्षेत्र में यहाँ से लाइन तक ये LAC का निर्धारण किया गया है। लगभग लद्दाख वाला क्षेत्र ये पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है, ये मध्य क्षेत्र है नेपाल के पास वाला क्षेत्र और ये पूर्वी क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो तो पूर्वी क्षेत्र की बाउंड्री लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर की बाउंड्री है, ये लगभग 2,000 किलोमीटर की बाउंड्री है और ये लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर की बाउंड्री है। तो कौन सी सीमा वास्तविक है, वास्तविक लाइन कौन सी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों को सीमा रेखा माना गया है, इसलिए वास्तविक रूप से वो दिख नहीं पा रही है कि सीमा वाकई में है कहाँ। इसलिए चाइना लगातार कहीं न कहीं भारत की सीमा में प्रवेश कर जाता है। इसी बात को लेकर बार बार में उनमें विवाद चलता रहता है। ठीक है, तो 3 तरह से डिवाइड करके इसको पढ़ा है। हम युद्ध भी कर चुके हैं सीमा को लेकर। थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। पिछले दशक में भारत ने सीमा पर अपनी स्थिति और LAC पर मौजूदगी और सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। भारत सीमा सड़क तंत्र को उन्नत बनाने की दिशा में कार्य करने की ओर अग्रसर है। यानी भारत LAC के आसपास में सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है ताकि LAC तक भारत की पहुंच मजबूत हो जाए। लेकिन उसी सड़क निर्माण को लेकर चाइना कहीं न कहीं दिक्कत करता है। वो बार बार में अपनी सेनाओं को वहाँ तक भेजता है, अंदर जाता है, उनको रोकने का प्रयास करता है। इसी बात को लेकर लगातार ये युद्ध जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं और एक माहौल अलग सा माहौल बन चुका है। इसमें पश्चिमी क्षेत्र के गांव श्योक डारबुक से लगता हुआ दौलत बेग का उत्तरी क्षेत्र भी शामिल है। यानी भारत जो सड़क बना रहा है वो श्योक, डारबुक और
जो दौलत बेग का क्षेत्र है वहाँ तक सड़क बना रहा है। ये एलएसी से काफ़ी दूर का इलाका है। वर्ष 2019 में पूरी हो चुकी DSDBO रोड से पश्चिमी क्षेत्र के इस भाग पर भारतीय बलों की आवाजाही सुगम हो गई। यानी 2019 में निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। ये रोड का निर्माण कार्य पिछले 20 सालों से निर्माण कार्य चल रहा था और अब ये निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये तसल्ली भी है भारत को कि हमने एक सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। DSDB रोड क्या है, इसको थोड़ा आगे मैप के द्वारा समझेंगे। एक बार आप थोड़ा सा इसको देख लो। यात्रा की अवधि में इससे 40% समय की बचत होगी और लगभग 255 किलोमीटर लंबाई की सड़क है। भारत 2022 तक LAC तक पहुंचने वाली सड़कों के नेटवर्क को पूरा करेगा। यानी अभी तक LAC से काफ़ी दूर सड़क बनाई है, लेकिन भारत का दावा है कि LAC तक पहुंचने वाली सड़कों को जल्दी वह और भी पूरा करेगा और लगातार वहां तक प्रयास कर रहा है। अब देख लेते हैं कि DSDBO रोड कहाँ से कहाँ तक है और ये क्या भूमिका है इसके अंदर भारत की। ये है DSDB, ये है आपका LAC वाला क्षेत्र और LAC की इस पार जो है ये अक्साई चीन। यहाँ पे एक झील है जिसको बोलते हैं पेंगोक्सू झील, और इस पेंगोक्सू झील को लेकर भी भारत और चाइना के बीच में लगातार विवाद चलता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि पेंगोक्सू झील के पास चीन तिब्बत की चाइना की सेना है वो घुस आई थी। ठीक है, यहाँ पे घाटी वाला क्षेत्र है तो वहाँ तक लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ तक भी घुस आई थी। इसी बात को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है। भारत ने पिछले 20 सालों से सड़क निर्माण कार्य कर रहा था। ये लेह वाला क्षेत्र से लेकर और डारबुक श्योक होते हुए और आगे दौलत बेग क्षेत्र है, यहाँ तक सड़क बनाने का भारत का प्रोजेक्ट चल रहा था और अभी 2019 में प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। 255 किलोमीटर लंबी इस सड़क बनाने के बाद में भारत लगभग LAC के एकदम नज़दीक पहुंच चुका है, लेकिन भारत को LAC के एकदम से नज़दीक पहुंचने के लिए और भी बहुत सारी सड़कों का नेटवर्क बिछाना पड़ेगा ताकि LAC में भारत की पकड़ और मजबूत हो जाए। इसी LAC पर अगर भारत की पकड़ मजबूत हो जाएगी तो चाइना कौन कौन सी गतिविधियां करता है और भारत के लिए कौन कौन सी कार्रवाई करना चाह रहा है उसका पता हमें पहले से चलने लग जाएगा। तो DSDB रोड से भारत को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और काफ़ी समय के बाद में रोड बन के तैयार हो चुकी है। तो एक तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि DSDB रोड का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो लेह वाले क्षेत्र से लेकर और आपका डारबुक श्योक और आपका दौलत बेग क्षेत्र है यहाँ तक। इसके अलावा इसकी लंबाई आपसे पूछे तो 255 किलोमीटर की लंबाई है और जो आपकी घाटी है गलियान घाटी जो है उस घाटी तक का इलाका और एक पेंगोक्सू झील को लेकर लगातार चाइना यहाँ पे अपनी सेनाएं भेजता रहता है। ठीक है, लेकिन चाइना की हर बार कोशिशें नाकामयाब रही हैं। भारत की सेना ने इनको वापस से भगा दिया है। इसको लेकर काफ़ी संघर्ष चलता रहता है। तो ये है DSDB रोड जो भारत एक अच्छा नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में और भारत चाइना की स्थिति देख लेते हैं कि विदेशों में चाइना की स्थिति वर्तमान में क्या हो चुकी है। तो जैसा कि अभी कोरोना संकट चल रहा है और इस कोरोना संकट के दौरान चाइना जो है वो विदेशों की पहली बात तो चाइना की अर्थव्यवस्था एकदम से कमज़ोर हो चुकी है। दूसरी बात विदेशों के साथ में उसका कनेक्शन जो है वो लगभग टूट चुका है। विदेशों के साथ में उसके बिगड़ते संबंध ये बता रहे हैं कि चाइना कहीं न कहीं अभी संकट में है, लेकिन वो छुपा रहा है, अभी इस संकट को बता नहीं रहा, दुनिया के सामने नहीं लेके आ रहा। वो नहीं चाह रहा कि मैं दुनिया के सामने कमज़ोर हूँ, ऐसी स्थितियाँ सामने दिखें दुनिया को, क्योंकि ये दुनिया फ़ायदा उठा सकती है। इसलिए वो चाह रहा है कि मैं अंदर से मजबूत हूँ, ऐसा दिखाने का प्रयास करूँ। इसलिए वो लगातार कहीं न कहीं ऐसे जो छोटी छोटी हरकत है वो करता रहता है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था में गिरावट, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के सरकार के रवैये की आलोचना और अन्य देशों के साथ बिगड़ते संबंध जैसी चुनौतियां एक और पहले से ही हैं। और इस बीच चीन के नेताओं को यह लगता है कि वे किसी भी कमज़ोरी का संकेत देने से बचें और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो चाइना की नीयत ये है कि कमज़ोरी का संकेत देने से बचें और हमें शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि दुनिया को ऐसा लगे कि हम ताकतवर देश की श्रेणी में आते हैं और हमारे पास में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। संभवतः चीन को लगता है कि दुनिया के अन्य देश कहीं चीन को कमज़ोर समझ लेंगे तो हो सकता है वे न सिर्फ सीमा पर बल्कि ताइवान, हांगकांग और दक्षिणी चीन सागर के मुद्दों पर भी कड़ा रुख अपनाने से खुद को नहीं रोकेंगे। इसलिए चाइना डरा हुआ है कि मैं अगर कमज़ोर पड़ गया तो ताइवान, हांगकांग और दक्षिणी चीन सागर जैसे मुद्दों पर भी उनका प्रभुत्व हो जाएगा और मेरी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए वो अभी दोगलेपंथी जैसी बातें करता है। इतिहास फिर स्वयं को दोहराता है। चीनियों को लगता है कि भारत को तिब्बत में अशांति का लाभ मिल सकता है और चीन हड़बड़ी में कोई कठोर निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा भी हो सकता है
क्योंकि चाइना लगातार ऐसी गतिविधियाँ करेगा या फिर ऐसे कुछ करेगा तो ताइवान, हांगकांग और दक्षिणी चीन सागर जैसे मुद्दों पर भी बात फिर से शुरू होगी। तो इन मुद्दों पर भी कहीं न कहीं भारत को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि भारत 1962 की लड़ाई के बाद में और जो अक्साई चीन वाला इलाका ये छिन गया था, तो कहीं न कहीं उसको लेकर भी दोबारा से विवाद उठ सकता है विदेशों के सामने। तो इस वजह से चाइना अभी थोड़ा सा डरा हुआ है और इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। भारत के साथ में इसके संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, विदेशों के साथ में इसके संबंध खराब हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में चाइना क्या करेगा, इसका अगला कदम क्या होगा? हो सकता है गड़बड़ी हड़बड़ी के अंदर कोई न कोई ऐसा निर्णय लेगा जिसके बाद विदेशों के अंदर इसकी छवि और ख़राब होगी और इसका फ़ायदा कहीं न कहीं भारत को मिलेगा। लेकिन भारत की नीयत ऐसी नहीं है, भारत की साफ़ सुथरी नीयत है। हम हमारे क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में जा नहीं रहे, और हमारा काम है नेटवर्क को डेवलप करना, ताकि हमारी जो यहाँ तक का इलाका है, इस इलाके में पहुँच अच्छी हो सके। और आगे अगर यहाँ तक जाते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो ये अपना इलाका है काराकोरम वाला इलाका, तो हमारी काराकोरम तक पहुँच हो जाएगी तो पूरा इलाका हमारा कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे गतिविधियाँ सामरिक महत्व के लिए रास्ता इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो कहीं न कहीं भारत को व्यापार में फ़ायदा होगा। दूसरी बात, नियंत्रण में फ़ायदा होगा, इन सीमाओं रेखाओं पर नियंत्रण भी वो रख सकता है। दूसरी बात, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सैनिकों की आवाजाही के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा, पहले कठिन रास्ते होते थे, तो इसके लिए कहीं न कहीं भारत को फ़ायदा है। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें और इस पे और आप जानकारी जुटाने का प्रयास करें। जो भी आपको लगता है कि मुझे और इसके बारे में पढ़ना है, तो आप और भी बहुत सारे जैसे अखबार के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार खबरें आती रहती हैं, तो आप इसको एंजॉय करें और आपकी कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि अभी देश के अंदर बड़ा मुद्दा चल रहा है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।